हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बना रहे हैं वीडियो स्टाफ मोटिवेशन चैप्टर को लेके। आपके आईएससी बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर है। नीचे सिलेबस के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप केवल इसके क्वेश्चंस भी लर्न कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये एमसीक्यू के साथ साथ एक तरीके का नोट्स भी है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया गया। और फिलहाल कुछ लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन में आपने ऑल ऑफ द अबव दे दिया, ऑप्शन बड़ा आसान दे दिया, ठीक है। तो इसलिए दे रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ये प्रिपरेशन करा रहे हैं ना। अभी एग्ज़ाम के टाइम में टेस्ट पेपर देंगे तब उसमें एक से एक हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, फिर आप अपने आप को जज करिएगा। अभी जो भी अभी एमसीक्यू चल रहा है इससे जज नहीं करना आपको। इसको अभी आपको इसको पढ़ना है, सीखना है। इसको याद कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर उसके बाद जब हमारे टेस्ट पेपर्स आएंगे तब अपने आप को जज करिएगा कि 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो हमारे जितने भी वीडियोस अभी आप चैनल पर देखेंगे सब वीडियोस ऐसे ही हैं। सारे वीडियोस में हम लोग ने इस तरीके से बनाया है कि ताकि आपका तैयारी हो सके, आप उसको याद भी कर लें, ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द टर्म डैश हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, and motive means the argue to do something। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है मोटिवेशन, ठीक है। द टर्म मोटिवेशन जो है उसको डिराइव किया गया है वर्ड मोटिव से। अब मोटिव का मतलब होता है आर्ग्यू टू डू समथिंग, कुछ करने का मतलब जज्बा कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द इंसेंटिव satisfy their needs and they feel inspiring to work hard for achieving the desired goal, the employee are said to be motivated। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा, यहाँ पे व्हेन द डैश होगा, इंसेंटिव है ना, ये ब्लैंक होना चाहिए। व्हेन द डैश सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर इंसेंटिव है। और यहाँ पे व्हेन द डैश कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक गलती हो गई, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग people to take the desired course of action। It means a process of stimulating people to action to accomplish desired goal। तो क्या होगा आंसर भाई? यहाँ पे आप पीपल को इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन ही है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इज़ कंसर्न्ड विथ हाउ behavior get started, is energized and sustained directed and stopped। तो इसमें भी आपका सही आंसर ही होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ कंसर्न विथ हाउ द बिहेवियर गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे लोगों को एनर्जाइज करते हैं, उनको सस्टेन करते हैं और उनको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, और अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं जाते तो वहाँ पे रोक भी देते हैं। ये है मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश द डिज़ायर गोल। देखिए ये राइटर्स के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो राइटर्स इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में एक आध तो पूछ ही सकता है हर एक चैप्टर में से। तो इसका सही आंसर है पहला, विलियम स्कॉट। नेक्स्ट आते हैं। इट रिफर्स टू द वे in which argues, drives, desire, inspiration, strings or need direct control or explain the behavior of human beings। तो सही आंसर है इसका डेल्टन ई मैकफार्लैंड, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं। सब मोटिवेशन के डेफिनेशन है, अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं, तो आपको राइटर्स का नाम और डेफिनेशन ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। मोटिवेशन इज़ एन इंस्पिरेशनल प्रोसेस विच
impels the member of the team to pull their weight effectively to their loyalty to the group, to carry out properly the tasks that they have accepted, and generally to play an effective part in the job that the group has undertaken। तो फिर से एक मोटिवेशन का अच्छा सा डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर आपका है पॉइंट नंबर 3, EFL ब्रेंच। अब आते हैं नेक्स्ट। मोटिवेशन is a general terms applying to the entire class of drives, desire, need, wishes and similar forces to state that manager motives their subordinate is to say that they do those things which they hope will satisfy their drives and desire and induce the subordinate to act in a desired manner। ठीक है, तो फिर से मोटिवेशन का एक और डेफिनेशन। तो 4 डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, इसका आंसर 4th है, क्रॉस ओडोनल। तो डेफिनेशंस के साथ साथ राइटर का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, MCQ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देयर इज़ नो यूनिवर्सल थ्योरी और अप्रोच टू मोटिवेशन। सिंपल सी बात है, क्योंकि मोटिवेशन ह्यूमंस पे लागू होता है और ह्यूमंस जो हैं वो एक जैसे होते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है कि जो सब पे काम करे। हो सकता है कुछ थ्योरी कुछ पे बहुत अच्छा काम करे, कुछ थ्योरी किसी पे नहीं अच्छा काम करे, ठीक है। मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन जो होता है वो फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है, सही है। क्योंकि आप मोटिवेट करने की ज़रूरी नहीं है आप सबको पैसा ही दो तभी लोग मोटिवेट होंगे। आप लोगों को रिस्पेक्ट दे के, मतलब अच्छे से बात करके, रिकॉग्नाइज़ करके, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करके भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो फाइनेंशियल भी होता है और नॉन फाइनेंशियल भी होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन कॉजेज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन होने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने गोल को भूलते नहीं हैं, सही डायरेक्शन में अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो इसीलिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। तो उसमें आपको अगर एक भी लाइन आपका मिस रहेगा तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग टेस्ट पेपर में बना के भी देंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से जो कैरेक्टरिस्टिक से लर्न किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा कैसे सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड विच जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। सही बात है, जो हमारा मोटिवेशन है ये किस पे बेस्ड है? ह्यूमन नीड पे बेस्ड है, ठीक है, जो एक ह्यूमन के अंदर ही जनरेट होता है। मोटिवेशन जो हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम अपने से मोटिवेट करते हैं और सामने वाला ही मोटिवेट होता है, मतलब ये ह्यूमंस के अंदर ही ये चीज़ें होती है, बस उसको हमको निकालना होता है। मोटिवेशन इज़ टोटल नॉट पीस मील, अ पर्सन कैन नॉट बी मोटिवेटेड इन अ पार्ट। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मोटिवेशन है वो एक साथ किया जाता है, एक छोटा सा मील नहीं है कि अभी 10 मिनट मोटिवेट कर दें, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसा रूल नहीं है। मोटिवेशन क्या है कि एक बार में ही आप मोटिवेट करो और लोग मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन पीस मील नहीं है, मोटिवेशन एक साथ किया जाता है, एक बार में किया जाता है। उसके बाद है मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ टाइम बाउंडेड प्रोग्राम और अ टच एंड गो अफेयर। अब इसमें क्या कह रहा है, मोटिवेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार हमने किसी को मोटिवेट कर दिया तो वो हो गया, अब मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने स्पीड से लोग को मोटिवेट करते हो उतने ही स्पीड से लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस माना गया है कि आपको रेगुलर, अगर अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराना है तो आपको रेगुलर उनको मोटिवेट करते रहना है, तभी वो अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मोटिवेशन एंड मोराल।
तो देखते हैं मोटिवेशन और मोराल में क्या डिफ्रेंशिएट है। मोराल वाला आपने चैप्टर पढ़ ही लिया होगा अच्छे से, इसके भी MCQs इसी में हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क हार्ड, वेयर एज मोराल इज़ अ कंपोजिट ऑफ फीलिंग, एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट। तो मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ लोगों को हम इंस्पायर करते हैं ताकि वो और मेहनत से काम करें। लेकिन मोराल क्या है? उनके एटीट्यूड्स, उनके फीलिंग को हम अच्छा करते हैं। ठीक है, तो मोराल में हम अलग, मोराल और मोटिवेशन इस तरीके से अलग है। वहाँ पे हार्ड वर्क के लिए हम करते हैं, यहाँ पे उनके फीलिंग, उनके सेंटिमेंट को अच्छा करते हैं। तो ये डिफरेंस है मोटिवेशन और मोराल में। तो ये डिफरेंस सही है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। अ वेल मोटिवेटेड पर्सन टेंड्स टू हैव अ हाई मोरल, बट अ पर्सन विद द हाई मोरल मे और मे नॉट बी मोटिवेटेड। तो सही बात है, अगर कोई आदमी बहुत मोटिवेटेड है तो सिंपल सी बात है उसका मोरल हाई होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, मतलब करेक्ट पॉइंट है। और फिर इसमें ये भी बता रहा है इसका, किसी का हाई मोरल है, ठीक है ना, एक पर्सन है इसका बहुत हाई मोरल है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो हाईली मोटिवेटेड भी हो। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहे हैं, अच्छे डिफरेंस हैं ये। ठीक है, तो ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू बोथ रिवॉर्ड्स एंड पेनाल्टीज, वेयर एज मोरल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय पॉजिटिव मीन्स। तो मोटिवेशन अलग अलग तरीके से आता है। यहाँ पे आप रिवॉर्ड भी दे के मोटिवेट कर सकते हो और पेनाल्टीज़ लगा के भी मोटिवेट कर सकते हो। आपने बता दिया कि ये काम आप गलत करोगे तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग और बेहतर तरीके से और समझदारी से लोग काम करने लगे कि उनको पेनाल्टी न पे करना पड़े। तो ये मोटिवेशन है। लेकिन मोराल हाई करने के लिए आप उसमें नेगेटिव कोई भी कंडीशन नहीं रख सकते, आपको पॉजिटिव कंडीशन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों डिफरेंस एकदम सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो डिफरेंस को अच्छे से लर्न करिएगा, इसमें से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको सैम्पल पेपर भी हम लोग जब लगाएंगे उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द करेक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द मोटिवेशन एंड मोरल। अभी कुछ बचे हुए हैं, देखते हैं। मोटिवेशन इज़ एन इंडिविजुअल विलिंगनेस टू वर्क, बट मोरल इज़ लार्जली द ग्रुप फेनोमेना। तो मोटिवेशन जो होता है, हम इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, एक बंदे को मोटिवेट किए, ठीक है, फिर दूसरे को किए, तो इस तरीके से उसकी विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। ग्रुप को भी मोटिवेट हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप मोटिवेट होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन मोराल के संग क्या है, मोराल ग्रुप के साथ चलता है। अगर पूरे ग्रुप का मोराल अच्छा है, उसमें 10-12 लोग का मोराल डाउन भी है, तो ऑटोमेटिक उनका मोराल हाई हो जाएगा उनको देख के। तो इसीलिए उसको हम ग्रुप फेनोमेना कहते हैं। उसके बाद है, मोटिवेशन इज़ द फंक्शन ऑफ नीड एंड इंसेंटिव्स, वेयर एज मोराल इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप। तो मोटिवेशन क्या है, फंक्शन ऑफ नीड है और ये एक इंसेंटिव है, भाई ज़रूरत भी है और हमारे लिए एक इंसेंटिव भी है ताकि हम ग्रो कर सकें। लेकिन मोराल क्या है, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। अगर आपका ग्रुप खुश नहीं है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का मोराल डाउन है, तो किसी एक दो का मोराल हाई भी रहेगा तो ऑटोमेटिक वो उनको देख के डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप में काम करता है मोराल। इसीलिए मोराल हाई करने के लिए पूरे ग्रुप पे वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, मोटिवेशन इज़ कंसर्न्ड विद द मोबिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी टूवर्ड्स द जॉब, वेयर एज मोराल इज़ कंसर्न्ड विद द मोबिलाइजेशन ऑफ सेंटिमेंट्स टूवर्ड्स द टोटल सिचुएशन। तो मोटिवेशन में क्या होता है कि हम जो भी आपकी मेंटल और फिज़िकल जो एनर्जी है उसको हम मोबिलाइज़ करते हैं जॉब की तरफ। ठीक है, जितना भी आपके पास मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ है, मोटिवेट करके हम जॉब आपका बेहतर बनाते हैं कि आप बेहतर तरीके से जॉब कर सकें। लेकिन मोराल में क्या है, यहाँ पे आपका हम सेंटिमेंट अच्छा करते हैं, ठीक है, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में रहें, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे अगर आप हाई मोराल की बात करेंगे तो हाई मोराल में जो HR मैनेजर आपको ट्रेनिंग देता है वो इस तरीके से ट्रेनिंग देता है कि आपका जो सेंटिमेंट है, जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए, ताकि किसी भी कंडीशन पे आप अपने आप को अच्छा समझें
और अच्छे तरीके से बिहेव करें, अच्छा काम करें। तो इसका भी सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सारे ही पॉइंट्स हमारे डिफरेंशिएट हैं, सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन आर। अगर आप स्टाफ को मोटिवेट करते हो तो क्या मतलब क्या हमको फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा क्या है, हायर एफिशिएंसी। भाई सिंपल सी बात है, आपका अगर जो ग्रुप है वो मोटिवेटेड है तो एफिशिएंसी आपके कंपनी की अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स आपके पास है उसका आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं उसको हम लोग लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो ये कंपनी के लिए बुरा होता है लेबर टर्नओवर, ठीक है। तो अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल अच्छा है तो आपका लेबर टर्नओवर घट जाएगा। तो लेबर टर्नओवर घटना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपके छोड़ के नहीं जाते, तो आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होती नए एम्प्लॉयज़ हायर करने में, फिर उनको ट्रेन करने में। जो आपका पैसा और प्रॉब्लम जो आपको झेलना पड़ता है उससे आप मुक्त रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन आर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब आपका रिलेशन आपके एम्प्लॉयज़ के संग अच्छा हो जाता है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। कुछ भी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कंपनी में ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ईजियर सिलेक्शन, इसमें क्या है अगर एम्प्लॉय आपका मोटिवेटेड है तो सिलेक्शन भी आराम से हो जाता है क्योंकि कंपनी का अगर पूरा एम्प्लॉय मोटिवेटेड अच्छा काम कर रहा है तो जो बाहर से भी आता है वो भी कंपनी में काम करना चाहता है। फैसिलिटेट चेंज, कोई भी चेंज करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है कंपनी में तो कोई मना नहीं करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग चेंज करने को तैयार रहेंगे। अब आते नेक्स्ट रिवॉर्ड may be paid in cash or in kind like wages, salary, allowance, bonus, leave with pay, housing facilities, medical reimbursement, pension etc. तो ये किस में आता है, इसको क्या बोलते हैं। तो सारा कुछ आप देख रहे हो कैश में ही पे कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है पॉइंट नंबर फर्स्ट, मॉनेटरी इंसेंटिव। ये सारा कुछ देख रहे हो ना, कैश ही कैश जा रहा है। नेक्स्ट है डैश इंसेंटिव आर बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में मेजरेबल नहीं है। पहली बात, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, कंपटीशन, एप्रिसिएशन टू द वर्क डन, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, सजेशन, स्कीम, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। इसमें मतलब होता क्या है, जब आप बड़े लेवल पे कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वहाँ पे आपका मॉनेटरी इंसेंटिव काम नहीं करता, वहाँ पे ज़्यादातर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव काम करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर आप उनको सोशली रिकॉग्नाइज करके या फिर कोई अवार्ड दे के, ठीक है, या फिर कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे के, ये सब दे के आप उनको खुश कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब आते हैं नेक्स्ट मॉनेटरी इंसेंटिव इंक्लूड्स। ये इसमें देखिए मैंने ऑल ऑफ द अभी इसका आंसर है, मैंने आपको ऐसे ही लिख के दे दिया है कि मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके क्वेश्चन हमने आगे बनाए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या मॉनेटरी इंसेंटिव में आता है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, सेटिस्फाइंग जॉब, फ्रिंज बेनिफिट, कैश अवार्ड, बोनस, अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट इन कैश और काइंड, प्रमोशन, ठीक है। तो ये सब मॉनेटरी में आएगा। नॉन मॉनेटरी में क्या आएगा, स्टेटस सिंबल, satisfying the job, fringe benefits, appreciation of the work, cash awards, work ये गलत हो गया, appreciation of work, cash award, ठीक है। knowledge of result, healthy competition, suggestion, scheme, promotion, opportunity for growth and participation in management। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। A pleasant and interesting job allows the employee to satisfy his neutral इंटेंस्ट एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन द वर्क। तो मतलब एक अच्छा जॉब जो होता है वो एम्प्लॉय के अंदर एक अच्छा फीलिंग लाता है, ठीक है, और वो एम्प्लॉय खुश होकर काम करता है। तो ऐसा क्या रहे जॉब में कि एम्प्लॉय को लगे हाँ हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है चैलेंजिंग वर्क। चैलेंजिंग वर्क का मतलब ये नहीं होता कि बहुत टफ काम।
चैलेंजिंग वर्क का मतलब होता है जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो वैसा काम आपको दिया जाए, ठीक है, तो आपका मन लगता है उस काम को करने का, तो आप लंबे समय तक कंपनी में रहते हो। चैलेंजिंग वर्क एक तरीके से देखा जाए तो एक इंसेंटिव ही है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है लंबे समय तक कंपनी में काम करने के लिए। तो उसको नेगेटिव वर्ड में मत लीजिएगा चैलेंजिंग वर्क को, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में है। नेक्स्ट है डैश motives the people by satisfying ego needs. However, dash should be closely related to the abilities, performance and the aspirations of the employee. तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा क्या है जो लोगों के ईगो नीड को सेटिस्फाई करता है। तो सेकंड पॉइंट सही आंसर है रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड स्टेटस जो है, अगर आप उस चीज़ को अगर आप लोगों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं अपने स्टाफ को, ठीक है, तो उससे होता क्या है उनके ईगो नीड सेटिस्फाई होते हैं और वो कंपनी में ज़्यादा समय तक काम करते हैं। बहुत तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना कंपनी में, कुछ होते हैं जिनको अपने ईगो नीड को सेटिस्फाई करना होता है, तो आपको थोड़ा उनसे रिस्पेक्ट से बात कर लेंगे, थोड़ा सा उनको अच्छा स्टेटस दे देंगे तो वो उसी में खुश हो जाते हैं और कंपनी में लंबे समय तक वर्क करते हैं। तो हर तरीके के एम्प्लॉयज़ कंपनी में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डैश इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया ड्यू टू वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट। However, the employees may become competence when they know their service cannot be terminated. यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा है, तो अब एम्प्लॉय क्या करता है कि सैलरी थोड़ी कम मिले लेकिन जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर जॉब सिक्योरिटी है। तो जॉब सिक्योरिटी होने की वजह से जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा खुश रहता है और कंपनी में काम करना भी पसंद करता है। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है एक एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट पीपल प्रेफर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्लेस ऑफ रूटीन एंड मोनोटोनस जॉब डैश सेटिस्फाई द नेचुरल डिज़ायर एंड इंस्पायर पीपल टू पुट इन द ग्रेटर एफर्ट। तो इसका सही आंसर आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का आप देखो कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद होता है, ठीक है, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो एज अ मोटिवेशन उनके लिए वर्क करती हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जो कि प्रमोट करती है उनको वर्क करने में। नेक्स्ट आते हैं डैश कैन बी सोर्स of the motivation only when better performance is recognized and rewarded। तो क्या है इसमें डैश कैन बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या है सोर्स ऑफ मोटिवेशन? तो सही आंसर आपका है कंपटीशन। अगर कंपनी में कंपटीशन होता है तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि अपना बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर आपका कंपटीशन है। देखा आपने कैसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे फ्रेम किए जा रहे हैं। अभी तो आपका नॉन मॉनेटरी चल रहा है, अभी मॉनेटरी भी आएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वांट टू ग्रो इन देयर करियर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देन अपॉर्चुनिटी फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेज कर ट्रेन कराती हैं, अलग अलग कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ऑप्शन देती हैं, ठीक है। तो ये किस पॉइंट में आएगा? तो सही आंसर है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ये भी एक तरीके का इंसेंटिव है जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट of the worker or their responsibilities in the process of decision making. It is a management initiated action to secure the cooperation, commitment and the contribution of work towards the accomplishment of the organizational goal। यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय को साथ में लाना, एम्प्लॉय से पूछना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश रहें, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के भी सजेशंस कंपनी इनवाइट करती है और उनके सजेशंस को भी अपने
डिसीजंस में रखती है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक तरीके का नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। तो आप देखोगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बिना पैसा दिए ही आप अच्छा काम करा सकते हो। तो ये कंपनीज़ को ऐसा करना चाहिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो नीड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 कैटेगरी इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर है मैस्लो थ्योरी का। आप जानते हो टोटल 5 नीड्स होते हैं, तो कौन सा सही आंसर है? तो इसमें से सही आंसर आपका पहला वाला है, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसको भी ऐसे एग्ज़ाम में आ सकता है, शफल करके आपको सही ऑर्डर में इसको लिखना होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर आपने गलत लिखा तो ये थ्योरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, these needs are essential for the survival of the human life. They are the most basic fundamental needs and must be satisfied before all other needs. A man living for the bread alone when there is no bread, which need is this? तो यहाँ पे बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स के बारे में बात हो रही है। तो सर्वाइवल नीड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे दिमाग में आता है मैस्लो का, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है फिजियोलॉजिकल, सॉरी मैंने साइकोलॉजिकल वर्ड यूज़ कर दिया, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होता है, इधर भी मैंने साइकोलॉजिकल वर्ड यूज़ कर दिया था, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आपका पहला पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमंस के बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो सर्वाइव होगा, पहले उसके उस नीड्स को पूरा करते हैं, कम से कम उतना सैलरी उसको प्रोवाइड करें कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, दीज नीड्स कंसिस्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मर्डर, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, थेफ्ट, ओल्ड एज, सिक्स, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, विच नीड इज़ दैट। तो यहाँ पे अब देखिए, आप फायर से बचना है, कहीं पे आग न लग जाए, फैक्ट्री में मर्डर वर्डर का डर ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? सेफ्टी नीड्स में आएंगी। तो इसका सही आंसर आपका सेफ्टी नीड्स है। तो मैस्लो का दूसरा नीड है ये सेफ्टी नीड, कि पैसा तो ठीक है आपने पे करने, आप अच्छा पे करने लगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे होने लगे, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा सेफ्टी नीड्स पे, ताकि एम्प्लॉई और ज़्यादा और लंबे समय तक आपकी कंपनी में वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है, मैन इज़ द सोशल ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर ही नीड्स टू बिलोंग्स एंड टू बी accepted by the others. Social needs include the needs for the love and affection, association, which are accepted by the various social group, friendship, etc. Which needs is this? तो यहाँ पे अब एक मैन है, तो यहाँ पे अब उसको पहले तो हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स में उसके पैसा इतना दिया कि वो खा पी सके, फिर उसके हमने देखा सेकंड पॉइंट सेफ्टी था, उसके सेफ्टी के बारे में सोचा। अब तीसरा पॉइंट जो हो गया, वो सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, लोग उसको थोड़ा सा इज्जत दें सोसाइटी में, अब वो ये सोचता है। तो ये तीसरी नीड है साइकोलॉजिकल नीड, सॉरी मतलब मैस्लो की नीड थ्योरी की तीसरा पॉइंट है ये, इसको हम लोग सोशल नीड कहते हैं, ठीक है। तो सोशल नीड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है, इट एम्प्लाइज नीड्स फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, feeling of personal worth and independence. It refers to need for the recognition, status, power, prestige, achievement, etc. तो यहाँ पे अब क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ईगो की बात जब आती है, अभी इसमें कभी कभी ईगो वर्ड भी यूज़ कर देता है, क्योंकि स्टीम का मतलब ईगो होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका स्टीम नीड्स है। तो ये आपका चौथा नीड है जो मैस्लो कहते हैं कि ये भी हमको पूरा करना चाहिए, ठीक है। प्रेस्टीज मतलब लोगों को इज्जत से बात करनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, एक अच्छा स्टेटस देना चाहिए, तो एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक आपके यहाँ काम करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं,
These are the needs for the realizing one's full potential. These refers to the need for becoming everything which one is capable of becoming, for accomplishing more and more what the one is capable of accomplishing. This need is also called the self fulfillment and self realization. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट नीड है मैस्लो की, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉई एक तरीके से अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि कैसे सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। वो अपने आप में फुलफ़िल हो जाता है और उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज में आ जाता है। लास्ट स्टेज है ये मैस्लो के हिसाब से, जिसको इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए, 5 हो गए, आपने क्वेश्चन देख लिए। इसको अच्छे से लर्न करिएगा, कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, मैस्लो थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो एजम्पशंस भी हैं मैस्लो थ्योरी में। क्या है एजम्पशंस? पहला, ह्यूमन नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड एट द 5 लेवल। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ह्यूमन नीड ज़रूरी नहीं है खाली 5 ही लेवल्स में ही हो, ठीक है, तो और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई वन कैटेगरी ऑफ द नीड्स एट अ टाइम वंस लोअर लेवल। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा ह्यूमन है वो एक बार में एक ही नीड सेटिस्फाई करे। कुछ ऐसे नीड्स हैं जो एक ही चीज़ से सबको सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे 1 2 3 है, नीड नंबर 1, नीड नंबर 2, नीड नंबर 3, ये तीनों आप पैसा अगर आप अच्छा पे कर रहे हो तो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसीलिए ये सब एजम्पशंस रखे गए हैं मैस्लो की थ्योरी में। सेटिस्फाइड नीड्स नो लॉन्गर इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन। यहाँ पे यह मान के चलते जो नेट सेटिस्फाइड नीड है वो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तभी मैस्लो की थ्योरी यहाँ पे काम करेगी। अनटिल द लो लेवल नीड्स आर सेटिस्फाई, हायर लेवल नीड्स आर रिमेन इनएक्टिव। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैस्लो एजम्पशन इसलिए रख दिया है कि भाई देखो ये रहेगा तभी उनका लॉ काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टेप स्टेप बना दिया है, पूरा पिरामिड बना के रखा है। तो पहले नीचे वाला जो नीड है वो सेटिस्फाई होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो ये सब एजम्पशंस हैं, ठीक है। तो इन एजम्पशंस को अगर आप फॉलो करोगे तभी मैस्लो की जो नीड थ्योरी है, तब जाके आप वो सही समझ पाओगे, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म। तो सिंपल सी बात है, थ्योरीज के हमेशा क्रिटिसिज्म भी होते ही हैं। अलग अलग राइटर्स, अलग अलग रिसर्चर ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। क्या क्रिटिसाइज़ किया देखते हैं। मैस्लो थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल मोटिवेशनल। अब यहाँ पे मल्टीपल मोटिवेशनल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैस्लो मानते थे कि एक लेवल पे हम मोटिवेट करेंगे, धीरे धीरे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अब रिसर्चर का मानना है कि जो मैस्लो एक करके सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब एक साथ क्यों नहीं करते रहे, ठीक है। मल्टीपल मोटिवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट मोटिवेशन क्यों कर रहे हैं? तो पहले यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट है, द नीड प्रायोरिटी ऑर्डर कैन नॉट इन द केस ऑफ जनरलाइज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर वैल्यूज़ एंड द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ और पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि जिस ऑर्डर में मैस्लो ने लिख के दिया है हो सकता है उस ऑर्डर में वो चीज़ें काम ना करें, ठीक है। आपने किसी को लो हाईएस्ट सैलरी दे दी लेकिन आप उससे कायदे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ईगो नीड्स पहले आ गई। तो ये जो है ये सब एम्प्लॉइज़ पे काम नहीं करेगा भाई। सबके अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। बहुत लोग अपने ईगो को लेके चलते हैं, बहुत लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस पे कई जगह मैस्लो की थ्योरी क्रिटिसाइज़ हुई है। थर्ड है, in some people the needs of the self-esteem and the drive of the creativeness and most important than the needs of love। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ लोगों में सेल्फ इस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका सेल्फ ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। उनको उसी से काफ़ी है, उनको सैलरी कम भी मिलेगा चलेगा, उनका सेल्फ इस्टीम सबसे पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। उनको लोग रिस्पेक्ट से बात करें तो वो ज़्यादा खुश होंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट है और इसने भी मैस्लो की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। सम नीड सेटिस्फायर्स में अफेक्ट मोर देन वन नीड्स लेवल फॉर इंस्टेंस मनी में सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी एंड सोशल नीड्स। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अब यहाँ पे एक ही नीड्स बहुत चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकती हैं।
सही पेमेंट करोगे तो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड्स भी सही हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैस्लो ने कहा वो हम लाइन बाय लाइन धीरे धीरे सेटिस्फाई करेंगे। तो कई जगह पे हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं और कुछ चीज़ें एक बार में सेटिस्फाई हो जा रही हैं। तो यही है थोड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो क्रिटिसिज्म अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये पूरे मैंने इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, 5वां ऑल ऑफ द अबव दे दिया है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कंप्लीट है एकदम पूरा, ये इसको लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प काफ़ी मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट। सम जॉब कंडीशंस ऑपरेट प्राइमरीली टू dissatisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in the strong way। तो क्या है ऐसा चीज़ जहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि अगर वो एब्सेंट है तो कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो एम्प्लॉय हमारा खुश नहीं रहेगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। सम जॉब कंडीशन ऑपरेट प्राइमरीली टू dissatisfy the employees when they are absent but their present does not motivate। है तो मोटिवेट नहीं होगा, नहीं है तो एम्प्लॉय दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हर्सबर्ग थ्योरीज में आता है। तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये किस हेडिंग में आता है। तो इसमें 2 हेडिंग है जो हर्सबर्ग की थ्योरी है। क्या क्या है, एक आपका मेंटेनेंस फैक्टर, एक मोटिवेशनल फैक्टर है। तो इसका सही आंसर आपका आएगा मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है, तो मेंटेनेंस फैक्टर को समझ देंगे हम लोग हिंदी में एकदम कायदे से। क्या है, अगर मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है तो मतलब हमारा जो एम्प्लॉई है वो खुशी से काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है ना, डिससेटिस्फाई द एम्प्लॉय व्हेन दे आर एब्सेंट, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई रहेगा। लेकिन अगर वो चीज़ें हैं तो वो कहेगा चलो ठीक है, तो रहता ही है। ठीक है, जैसे वर्किंग कंडीशन है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं, जॉब कंडीशन ऑपरेट्स प्राइमरीली टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बट द एब्सेंट डज नॉट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें रहेंगी तो हमारा एम्प्लॉई स्ट्रांगली मोटिवेट रहेगा, और नहीं रहेंगी तो डिससेटिस्फैक्शन स्ट्रांगली नहीं आएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो इसका सही आंसर है मोटिवेशनल फैक्टर। तो हर्सबर्ग की थ्योरी में आप देखोगे 2 पॉइंट है, एक मोटिवेशनल और एक मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए हाइजीन थ्योरी में अब यहाँ मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें जो कंपनी में रहना ज़रूरी है। तो जैसे कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविज़न, इंटरपर्सनल रिलेशन विद द सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट्स एंड पीयर्स, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, पर्सनल लाइफ। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर कंपनी में रहेंगी तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, हाइजीन फैक्टर कहते हैं। ये चीज़ें कंपनी में होनी ही होनी है, नहीं रखोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेगा ना। बिना सैलरी किससे काम कराओगे, बिना जॉब सिक्योरिटी के एम्प्लॉय कैसे खुशी से काम करेगा, आप सोचो। तो ये सब मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस फैक्टर रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, अब ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, चैलेंजिंग वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ये सब चीज़ करने से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं भी रखोगे तो एम्प्लॉय तो काम करेगा ही। ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस फैक्टर ज़रूरी है, उसको रखना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।